नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं समकालीन पद्धति। इसके पहले हमने तुलनात्मक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक पद्धतियों के बारे में देखा। अब हम देखने जा रहे हैं समकालीन पद्धति। समकालीन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी पद्धति कि जब वो किसी समय पर की गई हो, चाहे वो दीर्घकाल की हो, चाहे वो लघुकाल की हो, उसके बारे में निरीक्षण किया जाता है, उसे समकालीन पद्धति कहा जाता है। समकालीन निरीक्षण पद्धति अनुप्रच्छेदी अध्ययन पद्धति के रूप में भी जानी जाती है। दीर्घकालीन निरीक्षण पद्धति का उपयोग विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन जब समय का बंधन हो, यानी कि अध्ययन से शीघ्रता से पूर्ण करना हो, तब समकालीन निरीक्षण पद्धति का सुगम उपयोग होता है। मतलब जब समय की कमी हो तब इस पद्धति का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। विशेष रूप से विकास का क्रमशः शीघ्रता से एक ही समय में अध्ययन करना हो, तब निरीक्षण के अंतर्गत समाविष्ट किए गए तमाम उम्र के व्यक्तियों का निरीक्षण एक साथ किए जाने से इस पद्धति को समकालीन अध्ययन पद्धति कहा जाता है। दीर्घकालीन निरीक्षण पद्धति में अध्ययन में समाविष्ट किए गए तमाम उम्र के स्तर के बालक गुजरे तब तक इंतजार करना पड़ता है, और जब तक अध्ययन का समय पूर्ण न हो तब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जबकि समकालीन अध्ययन पद्धति के द्वारा एक ही समय में विकास के विविध क्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे कि कुछ बच्चों का एज क्राइटेरिया अगर हम ले लें तो कुछ 10 वर्ष के बच्चे हैं, कुछ 12 वर्ष के बच्चे। अब उनका अगर हमको ग्रुप में निकालना हो, इनका विकास कितना हुआ, इनका मानसिक विकास कितना हुआ, तो उसके बारे में हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप में या तो अलग अलग उम्र के बच्चों में वो जो उम्र से गुजरे हैं उनके विकास, मानसिक विकास कैसा हुआ है, इस पद्धति से हम आसानी से जान सकते हैं। इसके लाभ देखिए, दीर्घकालीन पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में समय, शक्ति और धन की बहुत बचत होती है। दीर्घकालीन पद्धति जो थी उसकी अपेक्षा इसमें धन और शक्ति की बहुत बचत होती है। मर्यादा इसकी, इस पद्धति में एक ही बालक या व्यक्ति में अलग अलग उम्र में होने वाले विविध परिवर्तनों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें एक ही बालक या व्यक्ति के अलग अलग उम्र में, क्योंकि अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग उसके व्यवहार चेंज होंगे, उसके बर्ताव चेंज होंगे, उसका मानसिक विकास होगा। जैसे मैं बताऊं कि 5 साल का बच्चा है, उसका IQ लेवल, उसका विकास, उसका सामाजिक लेवल, उसकी पढ़ाई लिखाई वो 10 ईयर के बच्चे या 10 साल के बच्चे से कम होगा। तो इस तरीके से अलग अलग उम्र में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कई बार उचित तरीके से नहीं किया जा सकता। ये है इसकी मर्यादा। अगला है व्यक्ति इतिहास पद्धति। नाम जैसी ही गुणवत्ता, इस पद्धति में अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति पात्र का इतिहास जानकर उसका निरीक्षण किया जाता है। अभी तक परिचय प्राप्त की गई कि विविध पद्धतियाँ जुट अथवा समूह पर अध्ययन करने वाली पद्धतियाँ थीं, किंतु व्यक्ति इतिहास पद्धति ऐसी पद्धति है कि जिसमें एक समय पर ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार इसमें कभी परिवार या समूह का भी एक इकाई के रूप में निरीक्षण किया जा सकता है। इस अध्ययन पद्धति में व्यक्ति के भूतकाल तथा वर्तमान परिस्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि व्यक्ति इतिहास पद्धति, इतिहास से आपको समझ में आ गया होगा, और व्यक्ति मतलब व्यक्ति के इतिहास, उसका इतिहास क्या था, उसका भूतकाल क्या था, उसके बारे में, और वर्तमान में वो कैसा है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक व्यक्ति है जो भूतकाल में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसके पास नौकरी नहीं था, व्यवसाय नहीं था, धंधा नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन आज के समय में उसका वर्तमान की परिस्थिति में उसके पास काफ़ी धन है, उसके पास रोजगार है, उसके पास घर है, उसके पास फैमिली है। तो हम तुलना कर सकते हैं कि हाँ, इसका इतिहास कैसा रहा होगा, और इसका वर्तमान के आधार पर हम व्यक्ति के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जिसमें इसकी पारिवारिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय और तत्काल घटित घटनाओं के संदर्भ में व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। व्यक्ति इतिहास पद्धति में अनुसंधान करने वाले किसी प्रकार का हस्ताप्रयोजन नहीं किया जा सकता। इसके लाभ देखिए, सिर्फ व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करके ही उसके संबंध में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है तथा उसके भूतकाल और वर्तमान पर से ही भविष्य के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि गहराई से उसके
व्यक्ति के संबंध में ही सिर्फ गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। भूतकाल और वर्तमान और उसके भविष्य से संबंधित भविष्यवाणी भी की जा सकती है, क्योंकि पहले उसने स्ट्रगल किया, अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो फ्यूचर में हम उसको देख के कह सकते हैं कि भविष्य में और आगे बढ़ेगा और नाम करेगा। इसकी मर्यादाएं देखिए। व्यक्ति इतिहास पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि इसमें प्राप्त होने वाली जानकारी सिर्फ वर्णनात्मक स्वरूप में ही होती है, इसलिए उसका विश्लेषण करने में कठिनाई होती है। वर्णनात्मक स्वरूप, क्योंकि जब भी इतिहास किसी का पूछा जाता है या इतिहास का पता लगाया जाता है तो उसमें कई बार गलतियां भी होती, कई बार सटीक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि वो निरी आँखों से नहीं देखा गया रहता है। इसके कारण कई बार उसमें झूठ भी, कई बार गलत भी, कई बार गलत चीज़ों का भी समावेश, गलत बातों का भी समावेश होता है। इसके लिए इसमें कई बार विश्लेषण करने में कठिनाई होती है। अगला है प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति को मनोविज्ञान का हार्द है। प्रयोग पद्धति ने मनोविज्ञान को विज्ञान का स्थान दिलाकर अन्य विज्ञानों की पंक्ति में स्थान दिलाया है। पहले हमने देखा, इस प्रकार मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धति तो प्रारंभ से ही उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है, परंतु इसमें विल्हेम वुंट ने प्रायोगिक अभिगम अपनाकर 1879 में उसे आधुनिक दृष्टिबिंदु के साथ विज्ञान में स्थान प्राप्त करने के लिए बनाया। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक अभिगम का आविष्कार किसने किया मनोविज्ञान में, तो वो है विल्हेम वुंट। कब? 1889। ये आपके 12th में भी आएगा। परिभाषा देख लीजिए अब। प्रयोग अर्थात नियंत्रित परिस्थिति में किया जाने वाला निरीक्षण। प्रयोग अर्थात नियंत्रित परिस्थिति। प्रयोग करने के लिए एक परिस्थिति बनाई जाती है, एक वातावरण बनाया जाता है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, और वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण, वो समय काल, वो काल दरमियान हमको निरीक्षण करना होता है। प्रयोग यानी कि हेतुपूर्वक निश्चित की गई शर्तों के आधार पर निश्चित परिस्थिति उत्पन्न करके उसमें आवश्यक नियंत्रण रखकर किया गया निरीक्षण। कोई हेतु निर्धारित हो, उसके आधार पर कोई परिस्थिति उत्पन्न की जाए और उस पर नियंत्रण रखा जाए, वो होता है प्रयोग। प्रायोगिक, ये किसने दिया? टीचनर ने। प्रायोगिक परिस्थिति में एक चल या चर के में उद्देश्यपूर्वक बदलाव करके उस बदलाव का अन्य चल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए दो चलों के पारस्परिक संबंध का किया जाने वाला निरीक्षण। दो चल, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, उसमें बदलाव लाकर, जैसे मैंने बताया कि भूतकाल में कुछ था, भविष्यकाल में या वर्तमान में कुछ नए बदलाव लाए गए, तो फिर उस पर किया जाने वाला निरीक्षण अर्थात प्रयोग। ये किसने दिया? B.F. एंडरसन। अब आगे का हम देखते हैं प्रयोग के लक्षण। प्रयोग के लक्षण में पहला है नियंत्रण। प्रयोगशाला में किए जाने वाले किसी भी प्रकार में अगर नियंत्रण न हो तो एक चल का दूसरे चल पर प्रभाव क्या होता है यह निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रयोगकर्ता के दौरान जिन चलों का अध्ययन करना हो उसके अलावा अन्य तमाम चलों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जैसे नींद की गोली का व्यक्ति की कार्य क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव को जांचने के लिए प्रयोग में नींद की गोली लेने की आदत वाले व्यक्ति पर प्रयोग करने से योग्य परिणाम प्राप्त नहीं होते। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति नींद की गोली लेता है तो वो नींद की गोली उसे वापस दी जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कोई व्यक्ति नींद की गोली नहीं लेता है और अगर वो नींद की गोली लेगा तो उस पर वो काफ़ी असर करेगा, क्योंकि जो गोली डेली ले रहा है वो आदी हो गया, वो उस दवा का आदी हो गया है। इसके लिए अब उस पर वो दवा असर नहीं करेगी या परिणाम काफ़ी कम प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है परिवर्तन। परिवर्तन तो प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि प्रयोग में परिवर्तन न किया जाए तो परिस्थिति ज्यों की त्यों रहती है, जिससे अध्ययन संभव नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन प्राकृतिक निरीक्षण की तुलना में प्रयोग पद्धति को अधिक वैज्ञानिक बनाने वाला लक्षण माना जा सकता है। इसके उपरांत प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चलों में से एक से अधिक बार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। मतलब प्रयोगकर्ता वो जिस चीज़ पर प्रयोग कर रहा है उस पर परिस्थिति के हिसाब से, फिर आधुनिकता के हिसाब से या समय के हिसाब से वो परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं करेगा तो वो समाज में पीछे रह जाएगा और जो जनरेशन है, जो दौड़ती जनरेशन है, उसमें वो पीछे रहेगा। जैसे कोलाहल या उष्ण तापमान पर पढ़ाई पर होने वाले प्रभाव को जांचने के प्रयोग में कोलाहल बिना की, कम कोलाहल वाली और अति कोलाहल वाली परिस्थिति, इस प्रकार की विविध परिवर्तन लाकर विविध परिस्थिति में व्यक्ति की शिक्षा की कार्य क्षमता में होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि ठंडी में आप
का अध्ययन अच्छा होगा, थोड़ी नींद आएगी, आलस आएगा, गर्मी में पढ़ने में कंटाला आएगा, बोरिंग होगी, पसीना होगा, ये सब दिक्कतें। फिर बारिश में थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन स्कूल आओगे उसमें भी दिक्कत होगी। तो ये सब का निरीक्षण किया जाता है, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थिति में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है पुनरावर्तन। प्रयोग को प्राकृतिक निरीक्षण से भी अधिक विश्वसनीय स्तर यदि प्राप्त हुआ हो तो उसके पुनरावर्तन लक्षण के कारण से ही प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार के नैसर्गिक प्रयोग का पुनरावर्तन संभव न होने से उसके परिणाम की जांच के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए प्राकृतिक निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोगशाला का प्रयोग अधिक विश्वसनीय माना जाता है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने से प्राप्त होने वाले परिवर्तन का अध्ययन पुनरावर्तन के कारण संभव हो सकता है। पुनरावर्तन अगर किसी परिस्थिति में या किसी घटना में या किसी तुलना में हमको दिक्कत आ गई हो तो हम उसका पुनरावर्तन करके फिर से उसका अध्ययन कर सकते हैं, पुनः अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहले के प्रयोगों के परिणामों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सूचनावस्था अधिक होती है, ऐसा दर्शाया जाता है। अब जब स्त्री अबला से सबला बनी, शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित बनी, तब उपयुक्त दर्शाए गए परिणाम में बदलाव आया है या नहीं पुनरावर्तन के द्वारा जाना जा सकता है। मतलब कि जैसे पुरुषों की अपेक्षा पहले लेडीज़ें कम शिक्षित होती थी, आज ज़्यादा शिक्षित हुई हैं, आज अबला से सबला हुई, मतलब मजबूत हुई हैं। तो वो कैसे जाना जा सकता है कि हाँ ये जो कहा जा रहा है ये सत्य है, ये सही चीज़ है। तो वो तभी जाना जा सकता है जब उसका पुनरावर्तन किया जाए। पुनरावर्तन करने से हमको वो जानकारी फिर से सटीक मिल जाएगी कि नहीं ये जो बातें की जा रही है वो सही है। ऐसे ही अगर मैं आपको सीधे से उदाहरण दूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ने में होशियार हो, अब टीचर की नज़र में ये हो गया कि हाँ ये बच्चा होशियार है, लेकिन जब तक आप उसका टेस्ट नहीं दोगे या पुनरावर्तन नहीं करोगे तब तक आप वो परफेक्ट नहीं जान पाओगे। हो सकता है कि आप भूल भी जाओ। तो इसके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। अगला है वस्तुलक्षिता। प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता या निरीक्षक की कोई भी व्यक्तिगत मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह बिना का निरीक्षण अर्थात वस्तुलक्षिता। जो निरीक्षण होता है उसकी मान्यता, मतलब कि वो मान्यता पे ना जाए, वो जो प्रयोग है, जो परिणाम है, जो थियरी है उसी पे काम करे। मनोवृत्ति, उसकी थियरी क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पूर्वाग्रह मतलब जो प्रिडिक्शन होता है उसका प्रिडिक्शन पे नहीं जानेगा। वो अगर प्रिडिक्ट करेगा तो हो सकता है कई बार गलत भी करे, कई बार सही भी सोचे। तो इसके लिए ये सब को छोड़कर मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह के बिना किया गया निरीक्षण अर्थात वस्तुलक्षिता। किसी भी प्रयोग के परिणाम को विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयोगकर्ता निरीक्षण में वस्तुलक्षिता होना अनिवार्य है। जब प्रयोग में प्रयोगकर्ता निरीक्षक की व्यक्तिगत मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह वाला निरीक्षण करे, अर्थात व्यक्ति लक्षिता वाले परिणाम में किसी न किसी रूप में निरीक्षक के निजी मुद्दे परिणामों को दूषित करते हैं। जैसे नींद की गोली का प्रयोग पात्र पर होने वाला प्रभाव को जांचने के प्रयोग में प्रयोग पात्र संयोग से उबासी ले, जो प्रयोग पात्र है मतलब जिसको मेन थीम में रखा गया है या मेन कॉन्सेप्ट में रखा गया है, अगर वो उबासी ले तब निरीक्षक उसे नींद का प्रभाव मान ले तो वो वस्तुलक्षिता नहीं कही जाएगी। जैसे कि मान लो कि नींद की गोली दी गई और वो उबासी ले, नींद जैसे बकासे लेते हैं, आलस आता है, तो अगर वो वैसा ले और जो निरीक्षक करता है वो सोचे कि नहीं अब इसको नींद आ गई, गोली का असर हो रहा है, तो ये इसका प्रिडिक्शन हुआ, ये इसकी वस्तुलक्षिता हुई, ये उसकी मनोवृत्ति हुई। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, वस्तुलक्षिता उसे नहीं कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अब इसको बकासे आ रहा है या उबासी आ रही है तो अब ये सो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे वस्तुलक्षिता इसको नहीं कही जाएगी। अगला है चल या परिवर्तन। चल अर्थात ऐसी परिस्थिति, परिबल या घटना जिसमें परिवर्तन हो सकता हो। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले प्रयोगकर्ता वह प्रयोग कैसे पूरा करना है उसका संपूर्ण आयोजन तैयार करता है, जिसमें चल अत्यंत महत्वपूर्ण है। चल प्रयोग में अत्यंत महत्व है क्योंकि संपूर्ण प्रयोग में चल का उचित ढंग से संचालन न हो तो प्रयोग दूषित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि चल जो प्रयोग है उसको कैसे पूरा करना है, संपूर्ण करना है, उसका आयोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आयोजन में चल जो टॉपिक है, जो परिस्थिति है, अगर उसका उचित ढंग से संचालन न हो तो परिणाम सही नहीं आएगा।
अगला है स्वतंत्र चल, प्रयोग में जिसका प्रभाव जांचना है और प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार जिसमें बदलाव कर सकता है उसे स्वतंत्र चल कहते हैं। जिसका परिणाम जांचना है और जिसमें वो परिवर्तन कर सकता है उसे स्वतंत्र चल कहते हैं। प्रयोग के दौरान स्वतंत्र चल में बदलाव करने से परिस्थिति में भी परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ऐसे स्वतंत्र चल का प्रभाव प्रयोग के दौरान दो तरह से जांचा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र चल को उपस्थित या अनुपस्थित करके, जो स्वतंत्र चल है जिस पर प्रयोग करना है उसे उपस्थित या अनुपस्थित करके, और दूसरा स्वतंत्र चल की मात्रा प्रमाण में बदलाव करके। स्वतंत्र चल की जो प्रमाण है कम करके या ज़्यादा करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है या उसे जांचा जा सकता है।